हाँ देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा। जैसे उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे और उत्तक में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, पादप उत्तक को कंप्लीट कर लिया था। और आज आप लोगों को बताया गया था कि अब हमें जो है पढ़ना क्या है, तो जंतु उत्तक के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे जंतु उत्तक क्या है। उसके बाद से जंतु उत्तक को जो है हम बड़े इत्मीनान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं बेटा कि पहले हम समझते हैं उत्तक किसे कहते हैं, ये जंतु उत्तक क्या है। तो जैसे पादप उत्तक को बताया जा रहा था कि पादप में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जीव जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं या जंतुओं के शरीर में जो पाए जाने वाले उत्तक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, जंतु उत्तक कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जंतु उत्तक जो है निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है, लिख लेना यहाँ पे लिख लो, पहले को कहा जाता है, जैसे ये मान लेते हैं पहले को कहा जाता है एपिथेलियम। एपिथेलियम या इसका जो है दूसरा नाम है उपकला। उपकला उत्तक। और दूसरे को कहा जाता है संयोजी उत्तक। क्या कहा जाता है, संयोजी। तीसरे को कहा जाता है, नोट कर लो, तीसरे को कहा जाता है पेशी उत्तक। क्या कहा जाता है, और चौथे को कहा जाता है तंत्रिका उत्तक। हमने क्या देख लिया बेटा, बताया गया कि उत्तक किसे कहते हैं, यानी जो एनिमल टिश्यू कौन होते हैं, यानी जंतु उत्तक किसे कहते हैं। तो बताया गया कि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले उत्तक को हम क्या कहते हैं, जंतु उत्तक कहते हैं। और ये जंतु उत्तक निम्न कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले को क्या कहा गया, एपिथेलियम या उपकला उत्तक। ठीक है ना। और दूसरे को क्या कहा जाता है, संयोजी उत्तक कहा जाता है। और तीसरे को कहा जाता है पेशी उत्तक। और चौथे को तंत्रिका उत्तक। अब देखो ये उत्तक जो है, ये निम्न जो 4 उत्तक हैं, अब ये भी जो है इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। यानी एपिथेलियम जो है 4 भागों में बट जाता है। एपिथेलियम में कितने भाग हो जाते हैं, ये 4 प्रकार के ये भी होते हैं। संयोजी कितने होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। और पेशी कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और तंत्रिका जो है अकेले क्या होता है, न्यूरॉन पे। ठीक है ना। इसी को हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हम पहले इनका भी प्रकार देख लेते हैं। जो एपिथेलियम है बेटा, ये है एपिथेलियम। ये एपिथेलियम जो है निम्न कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये एक होता है सल्की, आप लोग उत्तर लिख लेना। दूसरे को कहा जाता है स्तंभाकार। ये क्या हो गए, ये इसके निम्न 4 प्रकार हो गए। अब इसका जो होता है, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, और दूसरे को कहा जाता है, और इसका देख लेते हैं। ये 3 होता है, तरल संयोजी में आ जाएगा आपका रक्त आ जाएगा, या प्लाज्मा आ जाएगा, या लसिका आ जाएगा। ठीक ना। इसमें इसको अध्ययन करना है। और इसमें भी 3 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक को कहा जाता है रेखी, रेखित, अरेखित, अरेखित और हृदय। और इसमें केवल जो है एक पढ़ना है, वो है न्यूरॉन। देख लिया आप लोग। उत्तक जो है, उत्तक में हमने क्या क्या देख लिया, पहले देख लिया कि उत्तक
जो जंतु उत्तक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जंतु उत्तक समझते हो ना, जंतु यानी जितने जीव जंतु हैं और उन्हीं में हमारे यानी हमारे शरीर में भी कितने प्रकार के उत्तक हैं, तो हमारे शरीर में यही उत्तक पाए जाते हैं जो हमें क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है। और निश्चित रूप से ये पढ़ने में आपको मजा भी आएगा, क्योंकि ये आपके शरीर की जो क्या है उत्तक है, जो उत्तक मिलके क्या किए हैं आपके शरीर को अंग बनाए हैं, वह उत्तक यही है। तो ये 4 प्रकार के हमारे शरीर में उत्तक पाए जाते हैं। पहले को क्या कहता है एपिथीलियम उपकला उत्तक, दूसरे को संयोजी उत्तक और तीसरे को पेशी उत्तक और चौथे को क्या कहता है तंत्रिका उत्तक। अब जो है ये उपकला जो उत्तक होता है इसमें जो है ये 4 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है सल्की, दूसरे को स्तंभाकार, तीसरे को घनाकार और चौथे को पश्चिमल कहा जाता है। जो संयोजी का मतलब क्या होता है जोड़ने वाला, यानी ऐसा उत्तक जो हम हमारे शरीर के अंगों का यानी जो जोड़ने का कार्य करता है। तो ये वास्तविक है, कंकाल है और तरल संयोजी उत्तक है, ठीक ना। और पेशी उत्तक, पेशी मतलब क्या मांसपेशियां, पेशी का मतलब क्या है मांसपेशियां। तो इसमें आ जाता है रेखित, अरेखित और हृदय, यानी ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक समझते हो, यानी जो हमारे इच्छा के आधार पर कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं ऐच्छिक कहते हैं। और जो अंग जो है हमारे इच्छा के आधार पर काम नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं अनैच्छिक कहते हैं। जैसे मान लो हमें अभी मन किया कि हम अपने हाथ को उठाएं, तो हम क्या कर सकते हैं उठा सकते हैं। लेकिन अभी आप कहो कि खाना इस समय मत पचो, कल पचना, ऐसा होगा नहीं होगा। हाँ, हमारे जो ये पलकें हैं ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाएं करती हैं। यानी कभी कभी क्या होता है हमको जितना मर्जी उतने आँख को क्या करें नीचे ऊपर, यानी पलकों को नीचे ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम नहीं करते हैं तो भी वो अपने आप क्या होता है ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें रेखित भी होता है और अरेखित, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों होता है। और हृदय के बारे में बताया जाएगा। और ये जो है तंत्रिका जो लास्ट है इसमें क्या है न्यूरॉन है, यानी जो हमारे नसों से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो है ना एपिथीलियम को हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एपिथीलियम क्या है। हाँ देखते हैं बेटा, इसमें पहला जो है एपिथीलियम जो है या उपकला किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हो। जो एपिथीलियम जो है, एपिथीलियम उत्तक कौन सा होता है, जो ये हमारा त्वचा होता है ना, जो हमारा त्वचा होता है, इससे यानी ये जो हमारी बाहरी आवरण होती है जिसे हम क्या कहते हैं त्वचा कहते हैं, या ये किसका बना होता है उपकला उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है उपकला उत्तक का। तो इसका परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हो कि यह उत्तक शरीर के बाह्य तथा आंतरिक परत का निर्माण करती है। ये खास तौर पर जो है त्वचा में पाए जाने वाली उत्तक होती है। क्या बताया गया, इसका परिभाषा आप कैसे लिखोगे कि यह जो उत्तक होती है, कौन उपकला जो उत्तक होती है, ये शरीर के बाह्य एवं आंतरिक परत का निर्माण करती है। ये हमारे शरीर के बाह्य और क्या करती है आंतरिक जो परत है उसका निर्माण करती है। और ये खास तौर पे ये पाई किस में जाती है, तो ये जो है त्वचा में पाई जाने वाली क्या होती है उत्तक होती है। और समझ जाओ कि लगभग हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्तक कौन होता है, वह कौन होता है हमारा त्वचा होता है। क्योंकि पैर से लेके और सर तक हम पूरा किससे ढके हुए हैं त्वचा से ढके हुए हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो गया, यानी एपिथीलियम उपकला को आप सीधे समझ जाना कि जो हमारे क्या है, जो हमारे शरीर में क्या है त्वचा है, वही त्वचा क्या है उपकला उत्तक है, ठीक है ना, या एपिथीलियम टिश्यू है। अब इनकी विशेषता क्या होती है बेटा, तो जब इनकी हम विशेषता को देखेंगे, इनका परिभाषा तो हमने देख लिया, अब इनकी हम क्या देखते हैं विशेषता को देखते हैं। किसको देखते हैं विशेषता को देखते हैं। तो इनकी विशेषताएं निम्न होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं निम्न होती हैं। पहला इनकी विशेषता क्या होती है, पहला विशेषता लिखना है तो लिख लो कि ये क्या होते हैं, इसके बीच में अंतरकोष्ठीय स्थान नहीं होते हैं। इनके बीच में क्या होते हैं, इनके अवकाश नहीं होते। देखो यानी जो उपकला उत्तक है बेटा, इनकी विशेषता, पहला विशेषता क्या होती है कि जो इनकी कोशिकाएं होती हैं
उन कोशिकाओं के बीच में जो है आंतरिक अंतरकोशिकीय अवकाश। अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब क्या है कि बीच बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता है। यानी इनकी कोशिकाएं कैसे होंगी, जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है ना, तो यहाँ पर भी ये इस तरह की क्या होगी, कोशिका होगी। यहाँ पर भी क्या होगी, इस प्रकार की कोशिका होगी। और यहाँ पर भी क्या होगी, कोशिका होगी। यहाँ पर भी क्या होगी, कोशिका होगी। यहाँ पर भी कोशिका होगी। यानी देख लो इनके बीच में कहीं खाली स्थान दिखाई दे रहा है, सब क्या हो रहे हैं, ऐसे कवर है ना। तो जो इस प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनमें क्या होता है, बीच बीच में गैप, खाली स्थान नहीं पाया जाता है। तो पहला इनका क्या विशेषता मिला कि इनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। दूसरा जो है ये उत्तक अंग की रक्षा करती हैं। दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं, यह सुरक्षा प्रदान करती है ना, सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे अच्छा क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान। अब देखो इनकी दूसरी विशेषता बताई जा रही है कि जो आंतरिक अंग है, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है ना, उन अंगों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो ये उपकला उत्तर करती है। जैसे हमारे शरीर के जो अंदर के अंग हैं, ये अगर स्किन नहीं होता तो वो सुरक्षित होते नहीं होते, तो उन्हें सुरक्षा कौन प्रदान करता है, उपकला उत्तर करता है। तीसरा क्या है, यह उत्तक विसरण और शोषण आदि में सहायता करते हैं। ये उत्तक क्या करते हैं बेटा, तीसरा क्या बताया गया कि यह जो उत्तक है, ये विसरण, ये उत्तक क्या करते हैं, आपको पूरा लिखना है, यह उत्तक विसरण अब देखो विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब होता है जो चारों तरफ क्या हो जाए, घुल के फैल जाए। तो इसे घुल के फैलाने में और उन्हें अवशोषण सोखने में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये रहा इसका क्या क्या रहा, इसकी विशेषता रहा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, अब इनके प्रकार कितने होते हैं बेटा, तो ये एपिथेलियम जो है निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहले को क्या इनका लिखेंगे हम सीधे, प्रकार, किसका प्रकार लिखेंगे, एपिथेलियम उपकला का प्रकार, क्या लिखेंगे, उपकला के प्रकार। तो कितना प्रकार बताया गया बेटा इनका, 4 प्रकार बताया गया। कितना प्रकार बताया गया, देखो नीचे दिख रहा है, उसमें देखो दिख रहा है। पहले को क्या कहता है, पहले को कहा जाता है सल्की उत्तक, क्या कहता है, और दूसरे को कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है स्तंभाकार उत्तक, क्या कहा जाता है, और तीसरे को कहा जाता है, नोट कर लो, घनाभकार उत्तक, और चौथे को क्या कहता है, चौथे को कहा जाता है पश्चिमल उत्तक। ठीक है, ये आपका पहला मिल गया, और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया इसका, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा। ठीक है, अब इसको एक एक को हम क्या करेंगे, एक एक को हम देखेंगे। ठीक है ना, तो पहला हम क्या देखेंगे इसमें बेटा, सल्किया सल्काव एपिथेलियम। देखो जो पहला है, अब देखते हैं कि पहला जो है
सल्किया सर्वकाल एपिथेलियम है वो क्या होता है। देखो, जो सल्किया सर्वकाल एपिथेलियम उत्तक होता है, ये क्या होता है, इनकी उत्तक यानी ये जो उत्तक होते हैं, इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, चपटी होती हैं। क्या होती हैं, चपटी होती हैं एवं बहुत पतली होती हैं। क्या होती हैं, बहुत पतली होती हैं। और इन कोशिकाओं के केंद्रक भी क्या होता है, चपटा होता है। क्या बताया गया, जैसे इसमें बताया जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि इनकी क्या होती है, इस उत्तक की कोशिकाएं, लिख लेना, इस उत्तक की कोशिकाएं क्या आपने देखा, बताया गया कि जो सल्की उत्तक होता है बेटा, इसकी पहचान क्या है कि ये जो उत्तक होते हैं, इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं। सबसे पहले बताया गया कि चपटी होती हैं। कोशिकाएं कैसे होती हैं, चपटी हुई होती हैं, पतली होती हैं। और इन कोशिकाओं का जो केंद्रक है वह भी क्या होता है, चपटा हुआ होता है। कोई दिक्कत। अब देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। देखो इनकी विशेषता क्या है बेटा, तो इनकी विशेषता जो है, हाँ, यह त्वचा के बाहरी परत में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती हैं, त्वचा के बाहरी परत में। नंबर 1 लिख लो। ये मैं पढ़ा दिया हूँ क्या, पहला बताया गया कि ये त्वचा के बाहरी परत में पाई जाती हैं। दूसरा क्या होता है, यह उत्तक मुख, गुहा, जिह्वा, ग्रास नली तथा आहार नाल के बनावट में सहायक होती है। यह उत्तक यहाँ से ध्यान देना बेटा। पहले इनकी विशेषता को समझ लेते हैं, फिर जो है इनका कार्य देखते हैं। पहला ये बताया गया, देखो पहले एक बार इसको समझते हैं। क्या बताया गया कि सल्की या सर्वकाल या एपिथेलियम उत्तक क्या है, तो बताया गया कि यह उत्तक ऐसा उत्तक होता है जिसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, चपटी होती हैं। क्या होती हैं, चपटी होती हैं। दूसरा ये पतली होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं, चपटी भी होती हैं, पतली भी होती हैं। और इन कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वह केंद्रक भी क्या होता है, चपटा होता है। अब इनकी विशेषता को देखा गया, तो इनकी विशेषता में पहला बताया गया कि यह त्वचा के बाहरी परत में पाई जाती हैं। जो सल्की उत्तक है, सल्की उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, जैसे जो हमारे शरीर की ये त्वचा है ना, इस त्वचा में कौन पाए जाते हैं, सल्की उत्तक पाई जाती हैं। और इनमें एक और विशेषता ये होती है कि ये पहले इसमें हमारे किस में, स्किन में पाए जाते हैं, यानी हमारे त्वचा में पाए जाते हैं। दूसरा बताया गया कि यह उत्तक मुख गुहा, मुख गुहा समझते हो, जैसे मुंह खोलोगे जो ये ऊपर का ये बना हुआ है ना, अंदर का तलवा वगैरह जो आपका बना हुआ है, ये किस उत्तक से मिलकर बना है, सल्की उत्तक से मिला। इसके बाद जो जीभ है, जीभ है ना आपका जीभा, और इसके साइड में जो आप देखते हो ये भी किसका बना होता है, सल्की उत्तक का। उसके बाद से ये अंदर का जो ग्रास नली है वह ग्रास नली किसका बना होता है, सल्की उत्तक का। इसके बाद से जो हमारा आहार नाल है, आहार नाल जो है वह भी किस उत्तक से मिलकर बना हुआ है, सल्की उत्तक से। ये बात समझ में आ गई, तो इनकी विशेषता समझ गए। अब यह उत्तक देखो, जो हमारा ये फेफड़ा होता है ना बेटा, जैसे इस तरह से फेफड़ा होता है, इधर दोनों फेफड़ा ये होता है हमारा। इस फेफड़ा के अंदर जो है ऐसे देखो, इधर ध्यान दो, इस प्रकार से छोटे छोटे गुच्छे के रूप में ऐसे छोट छोट क्या पाए जाते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोष्ठक। ये जो कोष्ठक बने होते हैं ये किस उत्तक का बने होते हैं, किसके बने होते हैं, सल्की उत्तक का। ठीक है ना। अब इनका कार्य देख लेते हैं, इनका कार्य क्या है, तो इनके कार्य को लिखते हैं। क्या कार्य है कि आंतरिक भाग को सुरक्षा देना। ये क्या करते हैं, आंतरिक भाग को, यह उत्तक क्या करते हैं, यह उत्तक कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं बेटा। अब देखो, जो हमारा स्किन है, जो हमारा ये चमड़ा है, स्किन है, त्वचा है, ये क्या करता है,
हमारे जो शरीर के आंतरिक अंग है उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं करता है? अब दूसरा इसका पहचान, इसका लिख लो। दूसरा जो है, यह रक्त वाहिनियों तथा वायु कोष में पदार्थ का विसरण में सहायता देता है। दूसरा जो है, ये पहला था, इसको कौन सा मान लेंगे? पहला। अब दूसरा लिख देते हैं, यह देखो क्या बताएगा बेटा, ध्यान दो, एक बार ध्यान सुनते हैं। यह उत्तक जो है आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैंने बताया कैसे आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सुरक्षा प्रदान करने का क्या कारण है? जैसे हमारा जो स्किन है हमारे शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा देता है कि नहीं देता? देता है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह रक्त वाहिनियों तथा वायु कोष, यानी जो हमारे शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है जिसके माध्यम से ब्लड क्या होता है? दौड़ता है। जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं इसी उत्तक से बनी है, और इसी कारण क्या होती है, जैसे उसमें पदार्थ जाता है तो ये फूल जाता है, फिर क्या होता है? पचक जाता है। ठीक ना? तो ये है वायु कोष में पदार्थ का विसरण। पदार्थों का विसरण का मतलब होता है जैसे हमारे ब्लड के माध्यम से हमारा जितने भी शरीर में पदार्थ है ये इधर उधर क्या होते हैं? विसरण करते हैं। विसरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। और वायु में, वायु के माध्यम, यानी वायु को भी ये क्या करते हैं? विसरण में सहायता प्रदान करते हैं। अभी मैंने बताया जो हमारे फेफड़े में वायु कोष्ठ होते हैं, उन वायु कोष्ठों में ये क्या करता है? पदार्थों का विसरण कराने का कार्य करता है। तो ये आपने सल्की उत्तक देखा, और सल्की उत्तक को एक बार और समझ लेते हैं, एक बार इसको खत्म कर देते हैं। बताया गया कि सल्की उत्तक ऐसा उत्तक होता है जो क्या होता है? जिसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं और पतली होती हैं। इनके अंदर केंद्रक भी क्या होता है? चपटा होता है। इनका विशेषता ये बताया गया कि ये जो हमारी बाहरी त्वचा है उसमें पाई जाती है, यानी हमारी जो त्वचा है उसमें पाई जाती है। और ये जो है उत्तक मुख गुहा, जिह्वा, ग्रासनली तथा आहार नाल के बनावट में सहायक होती है। हमारे शरीर का जो मुख गुहा है, ये मुख ऊपर का, यानी मुख गुहा है, चाहे जीभ है, चाहे ग्रासनली है, आहार नाल है, ये किससे बने हुए हैं? इसी यानी सल्की उत्तक से बने हुए हैं। यह उत्तक जो है तीसरा है, यह उत्तक फेफड़ों को वायु कोष्ठ में भी पाए जाते हैं। यानी जो हमारा फेफड़ा है उसमें जो वायु कोष्ठ बने हैं वह किससे बने हुए हैं? सल्की उत्तक से बने हुए हैं। ठीक है ना? इनकी जो है कार्य क्या है? तो ये बताया गया कि यह उत्तक आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा स्किन क्या करता है? आंतरिक भाग को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा ये बताया गया कि यह रक्त वाहिनियों तथा वायु कोष में पदार्थों का विसरण कराता है। जैसे हमारी जो चाहे वो रक्त वाहिनियां हो या जो हमारे फेफड़े के वायु कोष्ठ हो, उसमें जो पदार्थ है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का, यानी उनको विसरण कराने का काम कौन करता है? सल्की उत्तक करता है। ठीक है ना? बाकी जो है जो और इसमें आपको जो है इसके प्रकार को पढ़ना है, तो इसको जो है अगले लेक्चर में देखा जाएगा। अब तबीयत में मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब है और पढ़ाने का उतना मन भी नहीं हो रहा, किसी तरह से पढ़ाया। ठीक है ना? तो अगला जो है कल देखा जाएगा इसको। जिससे पहला हम लोगों ने देख लिया था, पहला सल्की उत्तक के बारे में हमने पढ़ लिया। और दूसरा क्या देखना है? स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक। स्तंभाकार का मतलब क्या होता है? जो स्तंभ की तरह से दिखाई देने वाला हो। स्तंभ समझते हो ना? जैसे कोई पिल्लर ऐसे खड़ा होता है ना, अरे जैसे मान लो लोहे का एक बहुत बड़ा ऐसे लगाया गया, ये बीम आपको दिख रहा है, तो ये स्तंभ, यानी जो स्तंभ के आकार में क्या हो? खड़ा हो। तो इसको जो है ना स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक क्यों कहा जाता है? जैसे कुछ हमारे शरीर के उत्तक ऐसे होते हैं जो स्तंभ के आकार का क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। यानी जिनसे हमारे शरीर के, यानी हमारे शरीर का निर्माण जो है कुछ ऐसे उत्तकों से हुआ है जो स्तंभ के आकार के क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तो इनका परिभाषा यहाँ लिखा गया है, यह उत्तक की कोशिका में स्तंभ रूप में एक दूसरे से चिपके होते हैं। यानी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं जो स्तंभाकार होती हैं, वह कोशिकाएं क्या होती हैं? एक दूसरे से, यानी कोशिकाएं एक दूसरे के पास जो है कैसे खड़ी रहती हैं? स्तंभ की, यानी ऐसे चिपकी रहती हैं। किस रूप में? स्तंभ के आकार में। इसके मुक्त सिरे में रसांकुर भी होते हैं। रसांकुर यानी जो रस को सोखने वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हम इनकी विशेषता देखते हैं। ये आहार नाल में आद के अवशेषी अंग में पाया जाता है। ये अवशेषी अंग किसे कहा था? देखो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसका कोई कार्य नहीं होता है, जिनका कोई कार्य नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं।
जैसे हमारे आंत में एक अवशेषीय अंग पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है। तो उस जो वह हमारे आंत के नीचे, सबसे नीचे क्या होता है? एक लटका हुआ भाग होता है। कई बार जो है उसका हमारे शरीर में काम नहीं है, वो जानवरों के शरीर में उसका कार्य है, क्योंकि वो सेलुलोज का क्या कर लेते हैं? पाचन कर लेते हैं, और हमारे शरीर में उसका कोई कार्य नहीं है। यानी ये माना जाता है कि हमारे शरीर में इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। जैसे हम भी पहले क्या थे? जानवरों के तरह से पत्ते वगैरह, पेड़ पौधों को, पत्तों को खाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? हमें उसकी आवश्यकता खत्म हो गई। लेकिन वह जो अंग जो है आज भी हमारे शरीर के अंदर वैसे ही पड़ा हुआ है। और कई बार ये जब दिक्कत कर देता है तो ऑपरेशन करके उसे काट कर क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये क्या करता है कि जो ये अवशेषीय अंग, जो आंत, ये अवशेषीय अंग को क्या करता है? ये कहाँ पाया जाता है? अवशेषीय अंग पाया जाता है। ये अवशोषी अंग आंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और जो हमारे शरीर के क्या है, आंत जो होता है, हमारा जब भोजन पचता है तो भोजन पचता है तो उसमें का जितना भी पोषण पदार्थ होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे रुएं पाए जाते हैं, और वह रुएं क्या करते हैं? उन अवशोषण, यानी उन्हें क्या कर लेते हैं? पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं ना, आहार नाल जो हमारा होता है अवशोषी अंग होता है, और उस अंग को ये क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यानी उसको एकदम अस्थायी रूप से एक जगह पर स्थिर रखने का कार्य करता है। अब इसके बाद से हमारा आता है घनाभाकार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम उत्तक। इन उत्तक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं तथा सब कोशिकाओं के बीच में एक गोल केंद्रक पाया जाता है। आपने क्यूब देखा है? अरे नहीं, बच्चे ऐसे घुमाते हैं। तो ये जो होता है, जो सी तीसरा जो है वो क्या है? घनाभाकार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम उत्तक। कह रहा है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो उत्तक होते हैं, जो घनाभाकार उत्तक होते हैं, इनकी कोशिकाओं क्या होते हैं? घनाकार होते हैं। यानी जैसे घनाभ के आकार के होते हैं, तो सभी कोशिकाओं के बीच में एक गोल क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अब इनकी विशेषता क्या है? तो जब हम इनकी विशेषता को देखेंगे तो देखो, ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये हमारे लार ग्रंथि, वृक्क नलिका आदि में पाया जाता है। जो हमारे लार ग्रंथि है ना, उस लार ग्रंथि में ये क्या होते हैं? घनाभाकार उत्तक पाए जाते हैं। इसके बाद से जो हमारा वृक्क है, वृक्क यानी हमारी किडनी, तो किडनी में जैसे उसमें जो ऐसे वाइट निकला होता है ना, देखना ऐसे निकला होता है, यानी किडनी में ये आपने ऐसे किडनी को देखा था कि किडनी कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, ऐसे होती है ना, यहाँ पे लड़की होती है, इसमें से कुछ ऐसे वाइट, तो इसमें ये वाला जो भाग होता है ना, इसमें ये कौन सा उत्तक होता है? घनाभाकार उत्तक। ठीक है ना? तो कहाँ क्या बताया गया? ये हमारी लार ग्रंथियां और किसमें? वृक्क में पाई जाती है। ठीक है ना? इसके बाद से नलिकाओं, या लार ग्रंथि और वृक्क नलिकाओं। वृक्क नलिका यही था ना कि जो ये नली है, जहाँ से ये नली क्या होता है? निकला होता है। तो इस नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ठीक है? अब देखते हैं इनका कार्य क्या है। ये इनका कार्य क्या है बेटा? यह अवशोषित तथा अन्य आंतरिक अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जो अवशोषी अंग है या जो आंतरिक अंग है, उनको क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं, उन्हें एक स्थान पर स्थिर रखने का कार्य करते हैं। ठीक है ना? अब तीसरा जो है पश्चमल एपिथेलियम उत्तक। पश्चमल क्या है? जो है वो क्या है? पश्चमल या एपिथेलियम उत्तक। ये शरीर के आंतरिक अंग जैसे ट्रेकिया यानी श्वास, ये देखो यहाँ हमारा क्या होता है? श्वास नली। ट्रेकिया का मतलब क्या है? श्वास नली। ये श्वास नली के भीतर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? श्वास नली के भीतर। ये स्थित है, और किस आकार का होता है? स्तंभाकार होता है। जैसे स्तंभाकार का मतलब क्या है? सीधा खड़ा रहने वाला होता है। ठीक है ना? इनका जो है विशेषता क्या है कि ये श्वास नली के भीतर म्यूकस को विभाजित करता है। जैसे हमारी जो श्वास नली है ना, श्वास नली के अंदर जो क्या होता है? जैसे एक तरल पदार्थ का स्राव होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको विभाजित करने का कार्य करता है। ठीक है ना? दूसरा है अंडवाहिनी में श्वास नली
अंडवाहिनी तथा श्वास नली तथा गर्भाशय में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी जैसे महिलाओं में क्या होता है, ओवरी होता है ना, 2 ओवरी होता है और उसमें फैलोपियन ट्यूब होता है। तो ये क्या होता है, अंडवाहिनी, जहां से अंडा क्या होता है, निषेचित होने के लिए आता है। तो ये वहां पाया जाता है, श्वास नली में पाया जाता है और गर्भाशय में पाया जाता है, ठीक ना। जहां बच्चा क्या होता है, जहां बच्चे का निर्माण होता है गर्भाशय में, उस स्थान पे ये 3 जगह क्या होता है, पाया जाता है। कहाँ कहाँ बताया गया? अंडवाहिनी में पाया जाता है, इसके बाद क्या बताया, श्वास नली में पाया जाता है तथा गर्भाशय में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? ये अंडवाहिनी से अंडाणु को गति प्रदान करता है, यानी यही वो ऊतक है जो क्या करता है, अंडवाहिनी से अंडाणु को क्या करता है, गति प्रदान करता है। जैसे मान लो यहां देख, इसको थोड़ा मिटाते हैं, कैसे गति प्रदान करेगा बेटा? जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे मान लिया गया ये क्या है, ये गर्भाशय है, देख रहे हो ये क्या है, ये आपका जो है गर्भाशय, इसको यूट्रस कहा जाता है। ये क्या होता है, यूट्रस होता है। ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। और ये क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है, और इसी ओवरी में यहाँ पे क्या होता है, अंडाणु का निर्माण। तो इधर भी वही सेम है। अब ये जो है ना फैलोपियन जो ट्यूब है, इसी को क्या कहता है, अंडवाहिनी कहा जाता है। क्या कहता है, अंडवाहिनी। अब देखो यहां से अंडाणु निकल के इसमें आता है। अब ये जो है अंडाणु को यहां लाने का काम कौन करता है, तो जो पश्चिमल ऊतक है, जो पश्चिमल एपिथेलियम ऊतक है, वही ऊतक क्या करता है, इसको यहां से यहां लाने का कार्य करता है। और फिर यहां से बच्चे को यहां बनाने, यहां वो करने का, ये भी किसका काम है, पश्चिमल ऊतक का कार्य, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहा, जो पहला ऊतक हम लोग क्या देख रहे थे, एपिथेलियम ऊतक, और इसके क्या देख रहे थे, प्रकार, ये नहीं देख रहे थे। ये हमने इसमें कितना एपिथेलियम ऊतक के कितने प्रकार देखे, 4 देख लिए। अब हमको दूसरा कौन सा पढ़ना है, संयोजी ऊतक। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज थोड़ा बहुत हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या कर लें, इसके फिगर को देख लेते हैं। जैसे अभी कई लोगों को ये बात पता नहीं समझ में आया है कि नहीं, स्तंभाकार ऊतक कैसे होता है। जैसे अभी मैंने स्तंभाकार ऊतक पढ़ाया आप लोगों को। एक चीज देखो, कई लोग ये सोचते होंगे कि सर स्तंभाकार तो आपने बता दिया, लेकिन स्तंभाकार ऊतक कैसे होता है, यानी स्तंभ के आकार का होता है। देखो कुछ आकार कुछ ये इस प्रकार का होता है, स्तंभाकार ऊतक जो है कुछ इस प्रकार का होता है। देख रहे हो ये कैसे एक उसके तरफ दिखाई दे रहा है ना, इसमें इस तरह का क्या होता है, स्तंभाकार ऊतक में इस प्रकार की आकृति है। ये मैंने स्तंभाकार पढ़ाया ना कि स्तंभ के रूप में एक दूसरे चिपके होते हैं। देखो एक दूसरे चिपके कि नहीं चिपके हुए हैं, यानी इन कोशिकाओं में क्या होती है कि ये चिपके होते हैं, एक दूसरे चिपके होते हैं। इसके मुक्त सिरे में रसांकुर होते हैं, यानी ये मुक्त सिरा है ना, यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा घनाभाकार। तो घनाभाकार कैसे होता है बेटा, यानी जो घन के आकार का क्या होता है, दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, घनाभाकार ऊतक कहते हैं। घन समझते हो, घन इस तरह का होता है, जैसे ये घन है। आपने गत्ता देखा है, गत्ता जिसमें मिठाई उठाई भर के आता है, इसको क्या कहता है, ट्यूब कहा जाता है। ये क्या हो गया, घन। समझ में आया घन। तो घनाभाकार ऊतक कैसे होता है, घन क्या आकार का होता है, क्यूब क्या आकार का होता है।
यानी इसमें आप लोगों को यही बताया गया कि इन घनाकार में क्या बताया गया कि इन उत्तक कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, घनाकार होती है। तो सब कोशिकाओं के बीच में एक गोल क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब इसी को मान लेते हैं जैसे घन का आकृति का होगा, यहाँ देख लेते हैं कि घन का आकृति का इस तरह से हम बना लेते हैं। हाँ देख लो ये घनाकार उत्तक है, थोड़ा सा इसको तिरछा हो गया है, तो बाद में यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये घनाकार उत्तक देख रहे हो, यानी बताया गया कि ये ऐसे कुछ उत्तक का आकृति होता है और बीच बीच में इससे क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गोल गोल केंद्रक पाया जाता है। देख रहे हो, समझ में आया? जी सर। इसी तरह होता है और यहाँ पर इनकी आकृति कुछ ऐसी होती है। देख रहे हो, ये गोल गोल इस मिश्रण में क्या पाया है, समझ में आ गया? तीनों समझ में आ गई? अब हम किसको पढ़ेंगे, संयोजित उत्तक को। चलो